1974 नेपल्स इटली की एक छोटी सी आर्ट गैलरी में मारिया अब्रामोविक नाम की एक वुमन 6 घंटों तक बिल्कुल शांत खड़ी रहने वाली थी। वो ना कुछ बोलेगी, ना अपनी जगह से हिलेगी और ना ही किसी के साथ आई कांटेक्ट करेगी। और क्राउड को ये कहा गया था कि वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। मारिया के पास एक टेबल रखी हुई थी, उस पर 72 सिंपल ऑब्जेक्ट्स थे। कुछ कंफर्टिंग थे, जैसे एक रोज, एक फेदर, कुछ परफ्यूम बॉटल्स, लेकिन कुछ बिल्कुल अपोजिट एंड डेंजरस थे, जैसे नाइफ, सीजर्स, एक गन, हैमर, बेल्ट, रोप्स, टेप्स एंड रॉड जैसी चीजें, जिन्हें क्लियरली अगर कोई भी मारिया की बॉडी पर किसी भी तरीके से यूज करता तो डेफिनेटली मारिया को तकलीफ होती। ऑडियंस के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, बस उन सब के पास 6 घंटे थे इन ऑब्जेक्ट्स को मारिया की बॉडी पर यूज करने के लिए, जैसे भी उनका मन करे। और इसके बाद जो हुआ, उसने ह्यूमन नेचर के सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट को रिवील किया। यहाँ पर खड़े हर एक इंसान ने अपनी सारी हदों को पार करते हुए कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिसने ह्यूमंस के रियल नेचर को सबके सामने लाया कि कैसे अगर कोई रूल्स ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो और कोई भी सही गलत बताने वाला ना हो तो ह्यूमंस किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट की, एक आर्ट परफॉर्मेंस जो ऑलमोस्ट मर्डर पर खत्म हो गया। बहुत लोगों को लगा मारिया पागल थी, लेकिन एज अ यंग वुमन वो हमेशा फिजिकल और साइकोलॉजिकल एंडोरेंस की बाउंड्रीज को पुश करती थी और सैक्रिफाइस, वल्नरेबिलिटी और पेन के थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिमिट्स को टेस्ट करती थी। 1946 में उसका जन्म हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के डेकोरेटेड ऑफिशियल्स पेरेंट्स के घर पर। नेचुरली उसका चाइल्डहुड स्ट्रिक्ट, कोल्ड और हाईली डिसिप्लिन था। 1973 और 1974 के बीच मारिया ने परफॉर्मेंसेस पीसेस की एक सीरीज को शुरू किया था, जिन्हें उसने रिदम्स नाम दिया था। हर पीस उसकी बॉडी, उसके माइंड एंड उसके पेन के थ्रेशोल्ड को टेस्ट करता था। रिदम 2 में उसने साइकोटिक पेशेंट्स को दी जाने वाली पिल्स ली थी, एक ब्रेकडाउन को सिमुलेट करने के लिए। रिदम 5 में वो एक बर्निंग स्टार के अंदर लेटी रही जब तक बहुत ज्यादा स्मोक ब्रीथ करने की वजह से वो बेहोश नहीं हो जाती। रिदम 10 में उसने अपनी उंगलियों के बीच नाइफ से स्टैब किया जब तक उसकी उंगलियों से खून नहीं निकल आया। लेकिन इस सीरीज का फाइनल पीस सबसे ज्यादा एक्सट्रीम होने वाला था। इस बार पेन अंदर से नहीं, ये बाहर के लोगों से आने वाला था। वो एक पैसिव ऑब्जेक्ट बनने वाली थी और ऑडियंस एक्टिव होकर उसे पेन एक्सपीरियंस करवाने वाले थे। और यहीं पर वो डिस्कवर करने वाली थी कि लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। 8 PM पर मारिया आर्ट गैलरी के बीच में खड़ी हो गई। वो सिंपल ड्रेस थी, उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने मूवमेंट नहीं की, उसने किसी के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं किया। मैं ऑब्जेक्ट हूँ, इस टाइम के दौरान मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसकी मैं पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। पहले 2 घंटे तक क्राउड हेजिटेट कर रहा था। देखने वाले लोग कंफ्यूजन में थे कि ये कोई परफॉर्मेंस है या किसी तरह का प्रोवोकेशन। धीरे धीरे लोग मारिया के आसपास घूमने लगे और उसे देखने लगे। किसी ने उसके हाथ में रोज दिया, किसी ने उसके गले पर किस किया और कुछ लोगों ने उसके पोस्चर को जेंटली मूव किया जैसे वो एक मैनिक्वीन हो। लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी और तीसरे घंटे तक किसी ने रेजर से मारिया के शर्ट को काट दिया, जिसके बाद बाकी लोग भी फॉलो करने लगे और बस कुछ मिनट्स के बाद ही उसके सारे कपड़े काट दिए गए। किसी ने नाइफ को यूज करते हुए उसकी नेक इतनी गहरी काट दी कि मारिया की बॉडी से ब्लड निकलने लगा था। फिर एक पर्सन ने उसकी नेक से उसका खून पिया। कई लोगों ने उसकी बॉडी को गलत तरीके से टच करना शुरू किया। किसी ने गुलाब के कांटों को उसके पेट में चुबाना शुरू किया। लेकिन ये सब यहीं पर नहीं रोकने वाला था। एक आदमी ने टेबल से गन उठाई और उसमें बुलेट लोड की। उसने वेपन मारिया के हाथ में देकर और उसे धीरे धीरे प्रेस करना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन वहां के लोग अब 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए और इसी बीच ऑडियंस के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच फाइट शुरू हो गई। एक ग्रुप जो मारिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और दूसरा जो मारिया को हर्ट करना चाहता था। यह अचानक और रैंडमली नहीं हुआ था, ये रूम के अंदर चल रहे पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट का रिजल्ट था। डी इंडिविजुअलाइजेशन का एक लाइव एग्जाम्पल। साइकोलॉजी की भाषा में ये वेल नोन है
कि कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप में रहकर अपनी सेल्फ अवेयरनेस को खो सकता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, किसी भी तरह की एम्पैथी खत्म हो जाती है और दूसरे लोगों से घिरे होने पर तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। और अब यहाँ पर तुम अपने एक्शंस के लिए गिल्टी महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस अब तुम्हारे एक्शंस नहीं रहते, वो एक ग्रुप के एक्शंस बन जाते हैं। रिदम जीरो में कोई क्लियर रूल्स नहीं थे, कोई पनिशमेंट नहीं थी और ना ही किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस थे। ऑडियंसेस ने बहुत आसानी से वॉयलेंस को चूज कर लिया, क्योंकि टाइम के साथ उस रूम में वो नॉर्मलाइज हो गया। साइकोलॉजिस्ट इसे इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये वो वाली सिचुएशन होती है जहां पर लोग कंफ्यूजन वाली स्टेट में दूसरे के बिहेवियर को देखते हैं करेक्ट बिहेवियर को समझने के लिए, और जो सब लोग कर रहे होते हैं या फिर ज्यादा लोग कर रहे होते हैं उनके एक्शंस को फॉलो करने लगते हैं। रिदम जीरो का रियल हॉरर ये नहीं था कि लोगों ने वॉयलेंस किया, रिदम जीरो का हॉरर ये था कि लोग कितनी आसानी से इसके अंदर फिसलते चले गए। अब ऐसा करने के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया जाने वाला था और उन्हें ऐसा करना ही है ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए गए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी डार्क एंड रियल साइड को ही शो किया। 6 घंटे के बाद जब मारिया ने बस एक कदम आगे बढ़ाया, लिटरली अपनी पर्सनहुड को रिक्लेम करते हुए क्राउड अचानक से भाग गई। ऑडियंस अब प्रिटेंड नहीं कर सकती थी, वो अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे। ऑडियंस ने मारिया की बॉडी को टच किया, उसे काटा, उसे स्ट्रिप किया और उसके बाद बस भाग गए। जो उन्होंने किया उसका सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उन सब ने अचानक अपनी इंडिविजुअलिटी को वापस ले लिया और जब कन्फ्रंटेशन का टाइम आया तब उन्होंने एस्केप करना चूज किया। बाद में मारिया ने इस चिलिंग मोमेंट पर रिफ्लेक्ट करते हुए कहा, अगर आप ऑडियंस पर छोड़ दो तो वो आपको जान से मार सकते हैं। मारिया अब्रामोविच फर्स्ट नहीं थी जिसने क्राउड की मोरालिटी को टेस्ट किया था। इससे 10 साल पहले 1964 में योको ओमी नाम की एक वुमन ने भी सिमिलर तरह का परफॉर्मेंस दिया था, जिसका नाम था कट पीस। वो क्योटो जापान में एक स्टेज पर आई। वो बहुत ही मॉडेस्टली ड्रेस थी। वो बस स्टेज पर आकर अपने घुटनों पर बैठ गई, अपने सामने सीजर्स रखी और वेट करती रही। एक एक करके लोग उसके कपड़ों के टुकड़े करने लगे। पहले सिर्फ एजेस, छोटे पोलाइट कट्स, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनकी हेजिटेशन भी खत्म होती गई और कट्स अब और भी ज्यादा गहरे एंड लंबे होने लगे। स्ट्रेंजर्स ने उसके ब्रा और स्कर्ट के पार्ट्स काटना शुरू कर दिया, जब तक कि उसकी बॉडी पर काटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और उस साइलेंस में एक तरह का एक्यूजेशन था। बिल्कुल रिदम जीरो की तरह ही कट पीस भी ह्यूमन नेचर को एक्सपोज करने के बारे में था। हैरानी की बात नहीं थी कि दोनों को सिमिलर तरह का रिस्पॉन्स मिला। डरावनी बात ये नहीं है कि लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया, डरावनी बात ये थी कि उन्होंने कितनी आसानी से खुद को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है। और ये लोग वही लोग हो सकते हैं जो डेली हमारे आसपास रहते हैं। आज रिदम जीरो को आर्ट हिस्ट्री के सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस पीसेस में से एक माना जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि यह ड्रामेटिक था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ऑनेस्ट था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब रूल्स हटा दिए जाते हैं हम असल में क्या कर सकते हैं।